मन कही गुरतेज के साथ। जिसका जीवन असाधारण था, जिसने ब्रिटिश सत्ता को घुटने के बल आने पर मजबूर कर दिया, जिसका व्यक्तित्व नेहरू गांधी से कहीं बढ़कर था, जिसके एक बुलावे पर समस्त भारतवर्ष के नौजवान एक ध्वज के तले आ गए, वो सत्ता की आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला था, जिसने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेताजी की। एक ऐसा योद्धा जिसे अनदेखा कर दिया गया। 23 जनवरी 1897 को योद्धाओं की धरती बंगाल के कटक में एक वकील जानकीनाथ बोस के घर प्रभावती देवी के गर्भ से हुआ। पढ़ाई लिखाई में दिलचस्पी रखने वाले सुभाष की स्कूली शिक्षा और प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। 1913 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में उनका स्वराज का संघर्ष आरंभ हुआ। स्वामी विवेकानंद के विचारों से देशभक्ति की चिंगारी बोस के मन में चली। एक बार उनके कॉलेज में जब एक प्रोफेसर ओटिंग भारत विरोधी बातें करने लगा, तो बोस सीधा जाकर उनसे भिड़ गए। 1918 में यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की, अपनी बीए पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज में 4th रैंक हासिल किया, पर उन्होंने इस नौकरी को लात मार दी, क्योंकि यह सपना उनके परिवार और उनके पिताजी का था, उनका नहीं। उनका सपना तो कुछ और ही था। इसके बाद उन्होंने भारतीय लोगों के दिल में आजादी की आशा जगाने के लिए एक महान नेता चितरंजन दास के साथ मिलकर एक न्यूज़पेपर चलाया, जिसका नाम था स्वराज। उनके जोश और उनके कार्य को देखते हुए 1923 में उन्हें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया। इसके बाद वो जब इंग्लैंड गए तो वहां उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान अपनी एक किताब द इंडियन स्ट्रगल को लंदन में प्रकाशित किया, जिसे ब्रिटिश सरकार ने बैन कर दिया। उन्होंने इस सबसे भारत को आजाद करवाने के लिए सहायता मांगी। उन्होंने इस किताब में भारतीयों का दर्द दिखाया था। 1938 तक वो राष्ट्रीय नेता बन चुके थे, जिसका व्यक्तित्व अंतरराष्ट्रीय था। जब वो भारत वापस आए तो वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, वही कांग्रेस जिसमें गांधी भी शामिल थे, पर बोस उनके प्रशंसक थे। बोस का आजादी पाने का संघर्ष करने का तरीका बिल्कुल गांधी से अलग था। बोस का मानना था कि इसके लिए बहुत सी जानें लेनी भी पड़ेंगी और बहुत से बलिदान देने भी पड़ेंगे, लेकिन गांधी उनके तरीके और विचारों से सहमत नहीं थे। तब बोस ने इन सब को देखते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो फिर एक आजाद सिंह की भांति भारत मां की बेड़ियों को तोड़ने के लिए निकल पड़े विश्व भ्रमण पर। अपने देश को आजाद देखने के लिए उन्होंने अपने समय की शक्तिशाली शख्सियतों से मुलाकात की। मुसोलिनी से लेकर हिटलर तक मुलाकात की। सब उनके फैन थे, बोस के जज्बे के। जब वो भारत वापस आए तो इसी दौरान वो जेल भी गए और यातनाएं भी सही। उन्हें उन्हीं के घर में नजरबंद भी कर दिया गया। 16 जनवरी 1941 को वो सीआईडी को चकमा देकर एक पठान का रूप धारण कर जर्मन निकल गए, हिटलर से सहायता लेने। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे बोस। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद, जो भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया था, आज भी हर भारतीय की जुबान पर जय हिंद का नारा गूंजता है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह नारा भी उनका था,
जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। सभी भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करने लगे और आज भी हम उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहकर संबोधित करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें मार देने का आदेश दिया। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में एक सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा के मोर्चे पर डट कर खड़े हो और यहां उन्होंने विजय भी पाई। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता भी दी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप समूह इस स्थायी सरकार को दे दिए थे। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। ऐसी शख्सियत थी बोस की, जिसके आगे गांधी या नेहरू कहीं टिक नहीं पाते थे। 1944 को आजाद हिंद फौज ने दोबारा अंग्रेजों पर आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से लेकर 22 जून 1944 तक लड़ा गया। एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्हें रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। ये था बोस का व्यक्तित्व। चाहे गांधी से विचार नहीं मिलते थे, लेकिन उनका सम्मान बहुत करते थे। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। कहा जाता कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते वक्त तेपाई में विमान दुर्घटना में वो मारे गए। इंपीरियल जापानी एयरफोर्स बॉम्बर जिस विमान में वो सफर कर रहे थे, उसके इंजन में खराबी आ जाने के कारण वो क्रैश हो गया था और इसमें नेताजी मारे गए। पर आज भी नेताजी की मौत बहुत से सवाल छोड़ के गई, बहुत सी कहानियां जिसे आज भी सुलझाया नहीं गया। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है। जहां जापान में हर साल 18 अगस्त को उनका शहीदी दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं भारत में रहने वाले, उनके चाहने वाले, उनके परिवार के लोग आज भी मानते हैं कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई। वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए? 16 अगस्त 2014 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने नेताजी के लापता होने के रहस्य से जुड़े सभी खुफिया दस्तावेजों की सार्वजनिक करने की मांग जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए एक स्पेशल बेंच का गठन किया था। आजाद हिंद सरकार के 75 साल पूरे होने के बाद इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में लाल किले पर तिरंगा फहराया गया और इस वर्ष 2021 से 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है, जिसे भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। नेताजी की मौत के कुछ साल बाद ही भारत को स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन वो स्वतंत्रता, वो हिंदुस्तान जिसके लिए लड़े थे, वो उनको नहीं।
एक गुमनाम योद्धा की भांति उनको आजादी के बाद भी बहुत सी जगहों पे देखने का किस्से मिलते हैं, उनकी तस्वीरें मिलती हैं, उनकी कहानियां मिलती हैं। पर आज भी उनकी मौत विमान दुर्घटना के बाद एक रहस्य बनी। बोस आज भी जिंदा है, आप में, मुझ में, इस भारत की रग रग में। जब भी हम कहते हैं सभी मिलकर जय हिंद। तो यह थे नेताजी का जीवन परिचय, संक्षिप्त जीवन परिचय। तो फिर किसी कविता, कहानी, किस्से या बातों के साथ आपसे मुलाकात करूंगा। आपका दोस्त गुरतेज।